शारदा अपनी बहू रिया और बेटे अमन के साथ रहती है। शारदा का दिन भगवान के नाम से शुरू होता है और उसी के साथ खत्म भी होता है। ऐसे ही एक दिन, हे भगवान जी, सबका भला करो, मेरी बेटा बहू के जीवन में अनेकों खुशियां लाओ और उनका विवाहित जीवन अच्छा रखो। यही मनोकामना है मेरी। रिया फूलों की थाली लेकर आती है। ये देखिए माँ जी, आज के फूल ज्यादा फ्रेश लग रहे हैं। हाँ बहू, भगवान के लिए जो चीज होती है वो अपने आप पवित्र हो जाती है। जैसे मन अगर साफ हो तो चेहरा भी चमकने लगता है ना? जी माँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आपको देखकर तो यही लगता है जैसे कि सब कुछ कितना सिंपल है। आप आज के जमाने में भी कितनी साधारण हो, कितनी पूजा पाठ करती हो आप। सिंपल तो तब होता है जब नियत सीधी हो, वरना लोग तो मंदिर जाकर भी उलझे हुए रहते हैं। मन में ढेर सारा पाप और दिखावे के लिए पूजा अर्चना। पर माँ जी, पूजा पाठ किए बिना भी तो हम भगवान के लिए प्रिय हो सकते हैं ना। अब जरूरी थोड़ी ना है कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए हर वक्त पूजा ही करते रहे। लोग तो कितने सारे व्रत भी रखते हैं, लेकिन ये सब किए बिना भी तो हम उन्हें अपने दिल में रख ही सकते हैं ना। बहुत ही मीठा सवाल है ये। देख बहू, अगर अमन सिर्फ ये कहे कि वो तुझसे बेहद प्यार करता है और वो तुझे टाइम पर फोन ना करे, तेरे लिए समय समय पर कुछ लाए ही ना, तेरे साथ रात में बातें ना करे, कुल मिलाकर अगर वो अपने प्यार को मेंटेन ना करे, तो फिर तो तुम रूठी ही रहोगी ना। हाँ हाँ बिल्कुल, 100% में उससे रूठी ही रहूंगी। फिर ठीक उसी तरह पूजा भी होती है। हमें समय समय पर भगवान जी के लिए ये सब करना पड़ता है ताकि उनके और हमारे बीच में रिश्ता जुड़ा रहे। जीवन में हर चीज का मेंटेनेंस होता है, फिर चाहे वो घर हो, सामान हो या रिश्ते हो। अगर हम उन्हें समय समय पर मेंटेन ना रखें तो वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। भगवान जी किसी में भेदभाव नहीं करते, फिर चाहे वो व्यक्ति पूजा करे या फिर ना करे, उनके लिए तो सभी प्रिय होते हैं। पर यह हमारा फर्ज है कि हम हमारे मन में जो उनके प्रति प्रेम भाव है उसे कैसे व्यक्त करें। अब उनसे मिल तो नहीं सकते, उनसे बातें भी नहीं कर सकते, तो ये पूजा अर्चना एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम उनसे कनेक्शन बना सकते हैं। समझी कि नहीं? वाह माँ जी, कैसे ग्रेट हो। कितनी सुंदर तरह से आपने एक्सप्लेन किया ये सब। धन्यवाद बेटा। ऐसे ही एक रोज रिया अलमारी खोलकर देखती है। एक तरफ ट्रेडिशनल कपड़े लटके होते हैं, वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न ड्रेसेस होते हैं और उन्हें देखकर रिया सोच में पड़ जाती है। अमन, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं ये पहनूं या कुछ और पहनूं। तुम कपड़े ही पहन रही हो ना, या फिर कोई एग्जाम का फॉर्म भर रही हो? वैसी बात नहीं है बाबा, मैं तो माँ जी के बारे में सोच रही हूँ। अब उनके सामने इतने छोटे कपड़े मैं कैसे पहन सकती हूँ? तभी वहां से गुजर रही शारदा उन दोनों की बातें सुन लेती है। छोटे कपड़े? अरे उसमें क्या होता है बेटा, तुझे जो मन करे वो पहन। और तू मेरे बारे में इतना क्यों सोच रही है? शारदा की बातें सुनकर रिया थोड़ा घबरा जाती है। दरअसल माँ जी, मुझे लगा कि आपको बुरा लगेगा। अब आप इतनी संस्कारों वाली हो, तो कहीं आप मेरे इन छोटे कपड़ों के कारण बुरा मान गई तो? और मैं आपको या आपके उसूलों को हर्ट नहीं करना चाहती। अरे नहीं बहू, मुझे बुरा तो तब लगेगा जब एक लड़की अपनी मर्जी मार देती है। संस्कार का मतलब बंधन नहीं होता। देखो बेटा, मुझे छोटे कपड़ों से कोई एतराज नहीं है। उल्टा लड़की को हर एक वस्त्र पहनना चाहिए और सबसे जरूरी है उसका कंफर्ट। अगर तुम कपड़ों में कंफर्टेबल ही नहीं हो तो क्या फायदा उन्हें पहनकर? और मेरे बारे में इतना मत सोचो। माना कि मैं पुराने जमाने की लगती हूँ, लेकिन मेरी सोच समय के साथ बदल चुकी है, इसलिए मैं तुझे जज नहीं करूंगी। वाह माँ जी, आपकी ये बातें सुनकर तो मेरा दिल खुश हो गया। आप तो मेरी फ्रेंड्स की ड्रीम सास हो। बेचारी मेरी सहेलियां अपनी पुरानी सोच वाली सास से परेशान हो चुकी हैं।
अरे बस बस, ज्यादा तारीफें मत करना, वरना मैं भी अपनी उम्मीदें बढ़ा लेती हूँ। अरे कोई बात नहीं माँ जी, अब मुझसे उम्मीदें नहीं रखोगी तो किससे रखोगी? रिया के मन में शारदा के लिए इज्जत और भी गहरी हो जाती है। ऐसे ही एक रोज जब रिया के दोस्त घर आते हैं, तभी घर में हंसी मजाक चल रहा होता है। रिया थोड़ा नर्वस होती है, पर शारदा एकदम रिलैक्स रहती है। अरे आंटी, हम थोड़े ज्यादा लाउड तो नहीं हो रहे हैं ना? लाउड आवाज से नहीं, बेकार बातों से होता है। और तुम लोग तो जिंदगी की ही बात कर रहे हो, अपनी पुरानी मीठी यादों की बात कर रहे हो, तो उसमें क्या लाउड होना? और ये सब तो मैं भी अपनी सहेलियों के साथ करती ही रहती हूँ, इसीलिए मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। वाह आंटी, आप तो सच में बहुत ही कूल हो। वी जस्ट लव यू। कूल होना कोई मेडल नहीं होता बेटा, बल्कि समझदार होना होता है। शारदा की ये बातें सुनकर रिया बहुत खुश हो जाती है। उनके घर का एक कोना हमेशा शांत रहता है, जहाँ पर एक कमरा होता है जो हमेशा बंद ही रहता है। एक दिन जब रिया उस कमरे के पास जाती है, तभी ताले को देखकर वो हैरान रह जाती है। अरे अमन, ये कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? दरअसल ये कमरा माँ का पूजा कक्ष है। क्या? तो तुम कभी अंदर नहीं गए क्या? नहीं रिया, माँ ने मुझे अंदर कभी अलाउ ही नहीं किया। इतनी प्राइवेट पूजा जो किसी को अलाउ ही ना हो, मैं तो पहली बार ऐसा देख रही हूँ। अजीब बात है, माँ के जीने का तरीका काफी अलग है और वो ऐसे ही रहना पसंद करती है। पहले तो हफ्ते में 4 दिन तो वो व्रत ही रखती थी, पर अब वो भी कम कर दिया है। रिया को उस सीक्रेट रूम की बातें समझ ही नहीं आती, जिसके चलते उसके मन में कई सारे सवाल चलने लगते हैं। फिर रात के समय जब वो पानी पीने के लिए बाहर आती है, तभी उसकी नजर शारदा पर पड़ती है, जो उस कमरे में जा रही होती है। और ये क्या, ये माँ जी इतनी रात गए पूजा क्यों करने लग गई? और तो और अंदर से ना मंत्रों की आवाज सुनाई दे रही है, ना ही किसी घंटे की। बस गहरी खामोशी है अंदर। आखिर इस सीक्रेट रूम का राज क्या है भला? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रिया के मन में सवाल और घबराहट बढ़ने लगती है। फिर अगली सुबह, अरे माँ जी, आप रात को काफी देर तक पूजा करती हो क्या? हाँ बेटा, भगवान के साथ वक्त का कोई हिसाब नहीं होता। पर अंदर से तो कोई आवाज नहीं आ रही थी। सॉरी माँ जी, लेकिन उसी समय में पानी पीने के लिए उठी थी ना, तभी देखा मैंने आपको। सच्ची पूजा में शोर नहीं होता बेटा। शारदा की बातें सुनकर रिया चुप हो जाती है, पर उसका मन शांत हो ही नहीं पाता। ऐसे ही एक रोज जब रिया को पड़ोस की कमला आंटी मिलने आती है, तभी, देख बेटा, गलत मत समझना, पर मैंने तुम्हारी सास को एक जवान लड़के के साथ देखा है। ना जाने कौन था वो लड़का। उन्हें देखकर तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। अरे नहीं आंटी जी, शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है। नहीं रिया, मेरी आंखें कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है और मुझे सब समझ आ रहा है। लेकिन बाकी तो तुझ पर है। आखिर आप क्या कहना चाहती हो? प्लीज साफ साफ कहिए। कुछ बातें साफ साफ नहीं कही जाती। अब तुम इतनी समझदार हो चुकी हो, तो तुम्हें मेरी इनडायरेक्ट बातें भी समझ आनी चाहिए। चलो, मिलती हूं मैं। मुझे जो कुछ भी बताना था, वो मैंने तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए बता दिया है। बाकी तो तुम पर निर्भर करता है। ये आंटी का दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी अभी ये क्या कहकर चली गई? कमला की बातें सुनकर रिया का दिमाग उलझ जाता है और वो बस उसी के बारे में सोचती रहती है। अब मैं क्या करूं? माँ जी से वो सब मैं पूछूं तो कैसे पूछूं? ये सब सही रहेगा क्या? नहीं नहीं, मुझे उनसे ये सब नहीं पूछना चाहिए। लेकिन अगर मैंने उन्हें कुछ पूछा ही नहीं, तो वो सारी बातें मेरे मन में ही दिन रात चलती रहेगी और मैं कोई भी काम ठीक से कर ही नहीं पाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे माँ जी से उस बारे में पूछना ही होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा? माँ जी मुझे एक थप्पड़ लगाएगी ना। नहीं नहीं,
वो तो इतना भी नहीं करेगी। कितनी अच्छी है वो। पर वो मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकती, क्योंकि उनकी सोच काफी अच्छी है। फिर हिम्मत जुटाकर रिया शारदा के पास चली आती है। तभी दरअसल माँ जी, वो लोग कुछ बातें कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ये सब पूछा। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, वो तो मेरी सहेली का बेटा है और उसने मुझे मंदिर से घर तक छोड़ दिया था। तो इसमें इतनी कहानी बनाने वाली क्या बात है? मुझे तो बस थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जिस तरह कमला आंटी ने मुझे ये सब बता दिया, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा और इसीलिए मैं आपसे ये सब कह रही हूँ। अजीब सोच होती है बेटा, सच नहीं। और वो कमला है ही वैसी। वो सबके बारे में ऐसा ही सोचती है और बस परिवारों में आग लगाकर झगड़े लगाती है। पर तू उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दे। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। फिर अगली दोपहर जब प्रिया मार्केट जाती है, तभी उसे कमला फिर से मिल जाती है। आज तो मैंने अपनी आंखों से देखा है बेटा, तुम्हारी सास सैटिन की नाइटी देख रही थी, वो भी बड़ी महंगी वाली, जैसे कोई खास पसंद के लिए हो। आंटी, आप श्योर हो? हाँ बेटा, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। देखिए आंटी, आप बार बार मेरी माँ जी के बारे में ये घटिया बातें नहीं कर सकती। कल ही मैंने माँ जी से क्लियर किया है, इसलिए आप आइंदा से मुझे कभी मत मिलना। जब देखो तब मेरी माँ जी को लेकर गलत बातें करती रहती हो। अरे पर बेटा, मैं झूठ नहीं कह रही, उल्टा मैं तो सच बोल रही हूँ। इसीलिए मैं मोहल्ले में सबको खटकती हूँ और मुझे दूसरों के फटे में टांग अड़ाकर क्या ही मिलने वाला है। मैं तो सबका भला ही चाहती हूँ और मेरे मन में तो सबके लिए केवल प्यार ही है। अच्छे लोगों को अक्सर ये दुनिया वाले गलत और फर्जी ही समझते हैं। बस आंटी, अब ये अच्छाई का ढोंग करना बंद कीजिए। अगर आप मेरी उम्र की होती तो बाय गॉड, मैं आपको अच्छे से सबक सिखा देती। इतना कहकर रिया वहां से चली जाती है और उसके दिमाग में वही सब चल रहा होता है। पूजा, व्रत, साड़ी और सैटिन नाइटी। फिर रात के समय जब सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी रिया उस बंद कमरे के पास चली जाती है। अगर ये पूजा का कमरा है, तो जब जब मैं यहाँ पर खड़ी रहती हूँ, तब मुझे इतनी घबराहट क्यों महसूस होती है? और आखिरकार ये रात में ही क्यों खोला जाता है? उसके दिमाग में शारदा की ही बातें चल रही होती है। संस्कार, मर्यादा और भरोसा। साथ ही कमला आंटी के शब्द भी घूम रहे होते हैं। जवान लड़का और सैटिन नाइटी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इस सीक्रेट रूम का राज मैं कैसे पता लगाऊं? पहले पहले मुझे माची पर अंधा विश्वास था, लेकिन अब जैसे जैसे समय गुजर रहा है, वैसे वैसे मुझे उनसे जुड़ी हुई बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। मेरे मन में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे हैं। उतने में वहां पर पीछे से कोई आकर रिया के कंधे पर हाथ रख देता है। कौन है? माची, आप? हाँ बेटा, मैं ही हूँ। लेकिन तुझे क्या हुआ? अरे ये क्या, आपके हाथ में ये थाली? हाँ बेटा, मैं अभी 5 मिनट पहले ही कमरे से बाहर आई हूँ पूजा करके। लेकिन तुम इतनी रात गई यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो बस वो मैं हाँ बोलो बेटा। वो मैं आजकल दिन में ज्यादा सोती हूँ ना, तो रात में नींद आती ही नहीं। फिर ऐसे ही भूतों की तरह पूरे घर में भटकती रहती हूँ। वैसे माँ जी, मुझे भी आप इस पूजा में इन्वॉल्व करके लो ना। मुझे भी जानना है कि आप एक बंद कमरे में कैसी पूजा करती हो। आपको देख देख कर अब मुझे भी पूजा करने की इच्छा हो रही है। बस इसीलिए कह रही हूँ आपसे। पगली कही की, वक्त आने पर मैं तुझे उस कमरे में जरूर लेकर जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। बहुत सारे कारण हैं और वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले तू अभी कमरे में जाकर सो जा। पहले 5-10 मिनट तो नींद नहीं आएगी, लेकिन आंखें बंद करेगी तो अपने आप नींद लग ही जाएगी और फिर तेरा ये लेट सोने का रूटीन भी ठीक हो जाएगा। जा बेटा, अब जल्दी जाकर सो जा। शुभ रात्रि। ठीक है माँ जी, आपको भी शुभ रात्रि। मिलते हैं कल सुबह। ठीक है बेटा।
इतना कहकर शारदा वहां से चली जाती है। इनके हाथों में तो पूजा की थाली थी। कहीं मैं जो कुछ भी सोच रही हूँ वो गलत तो नहीं, और हो सकता है कि माँ जी सच बोल रही हो। मैं कमला आंटी की बेतुकी बातों में आकर माँ जी पर खामोखा शक करने लगी हूँ, जबकि ये तो वाकई में पूजा पाठी और संस्कारों वाली है। पर फिर भी मेरा मन तो तभी पूरी तरह शांत हो जाएगा जब मैं इस बंद कमरे के अंदर जाऊंगी। रात के समय शारदा धीरे से अलमारी खोलती है। एक तरफ साड़ियां लटकी होती हैं और दूसरी तरफ बोल्ड ड्रेसेस, परफ्यूम, हील्स, लिपस्टिक और क्लच, सब कुछ बिल्कुल संभाल कर रखा होता है। पूरा दिन लोग मुझे देखते हैं और कहते हैं कि कितनी संस्कारी औरत है। रात को जब मैं अपने आप को देखती हूँ तब कहती हूँ कि तू अभी भी जिंदा है शारदा। फिर वो साड़ी उतारती है और एक बोल्ड ड्रेस पहन लेती है, बाल खुले रखती है और उसका चेहरा बिल्कुल बदल जाता है, जैसे सारी थकान उतर गई हो। लोग समझते हैं कि उम्र के साथ ख्वाहिशें खत्म हो जाती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि एक उम्र के बाद ही आदमी अपनी ख्वाहिशों को पहचान पाता है, क्योंकि सारी जिंदगी तो हम खुद को छोड़कर बस दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं, दूसरों के लिए जीते रहते हैं। तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है। लेट हो रहा है, आज क्लब में स्पेशल नाइट है और मुझे तो सिर्फ तुम्हारी एंट्री का वेट है। तुम लोग तो जवान हो, पर पेशेंस बिल्कुल नहीं है। पेशेंस सिर्फ भगवान के लिए होता है, लेकिन तुम्हारे लिए तो बस जुनून है। चुप रहो, पागल कहीं के। जल्दी आओ ना बेबी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फिर शारदा तैयार होकर क्लब पहुंच जाती है। सच बोलो, तुम जब ऐसे चलती हो ना, तो आधी लड़कियां तो अपनी एज भूल ही जाती है और आधे लड़के अपनी लिमिट भूल जाते हैं। बाय द वे, तुम आज बहुत ही हॉट लग रही हो बेबी। मन तो करता है कि तुम्हें अभी एक जादू की झप्पी दे दूं और एक प्यारी सी पप्पी भी। चुप रहो, यहाँ ना जाने कितने सारे लोग मौजूद थे। आओ बाबा, इसीलिए तो खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ ना। शारदा कबीर के साथ नाचने लगती है और वो खूब एंजॉय करती है। दरअसल कबीर उसका बॉयफ्रेंड होता है और वो उसकी शुगर मॉमी। लगता है ये गाना मुझे ही देखकर लिखा गया था। क्यों, सच कहा ना मैंने? हाँ बेबी, शायद तुम सही कह रही हो। बिना किसी शर्म और झिझक के शारदा जी भरकर नाचती रहती है और ये देखकर कबीर को भी बहुत खुशी मिलती है। तुम 60 की होकर भी 25 की लगती हो बेबी, और तुम 25 की होकर भी कभी कभी 60 जैसे समझदार लगते हो कबीर। दुनिया तुम्हारे और मेरे रिश्ते को भले ही शुगर मॉमी और बॉयफ्रेंड का रिश्ता समझे, पर उससे पहले तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, जिसने मुझे इतना प्यार दिया है। मेरी उम्र और मेरा शरीर नहीं देखा, बल्कि मेरे मन को देखा। लव यू मेरी जान। लव यू टू माय बेबी। तभी शारदा की नजर अचानक से बार एरिया पर जाती है, जहाँ पर वो अमन और उसके दोस्तों को देख लेती है और उन्हें देखकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। अरे नहीं, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? कौन कौन है यहाँ पर? मेरा बेटा अमन। वो देखो। रिलैक्स बेबी, आज क्राउड बहुत ज्यादा है, तो कोई भी तुम्हें पहचान ही नहीं पाएगा। नहीं कबीर, मैं जरा सा भी रिस्क नहीं ले सकती। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन बेबी, अभी अभी तो हम आए हैं। एक काम करो, तुम वहां दूसरी तरफ चली जाओ। ये क्लब बहुत बड़ा है। मैं कह रहा हूं ना, तुम्हें कोई भी पहचान ही नहीं पाएगा। नहीं कबीर, तुम समझते क्यों नहीं? मुझे कोई रिस्क नहीं उठाना। चलो यहाँ से। जैसे तैसे शारदा अमन की नजर से बचकर उस क्लब से बाहर निकल जाती है। फिर एक सुबह जब रिया रसोई में काम कर रही होती है, तभी डोरबेल बजती है। खोलने पर वहां पर एक डिलीवरी बॉय मौजूद होता है। शारदा कुमार के नाम पार्सल है। शारदा कुमार के नाम पर? ये क्या, माँ जी ने कुछ ऑर्डर भी किया है? लेकिन माँ जी तो कभी भी ऑर्डर ही नहीं करती। फिर अचानक से आज ही पार्सल उनके नाम से कैसे आ गया? मैडम, प्लीज यहाँ पर साइन कीजिए। ठीक है, लाइए। रिया वो पार्सल ले लेती है
और जब वो बॉक्स खोलती है तो उसमें एक बोल्ड और शॉर्ट ड्रेस होती है। और ये देखकर रिया एकदम हैरान हो जाती है। माँ जी, और ये कपड़े, पता नहीं ये सारे कपड़े कैसे पहनती है। कहीं कमला आंटी ने कही गई वो सैटिन वाली नाइटी की बात सच तो नहीं। उतने में वहां पर शारदा आ जाती है। अरे, आ गया मेरा पार्सल। मैंने ही मंगवाए है रिया, आपके लिए। लेकिन आप ये सारे कपड़े कब से खरीदने लगी माँ जी? आप तो सूती साड़ियाँ पहनती हो ना, फिर ये सब कैसे? मुझे गलत मत समझिए। इस उम्र में ये सारी ड्रेसेस भी आप पहन सकती हो और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर फिर भी माँ जी। ओफो रिया, ये कपड़े मैंने मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए मंगवाए हैं। क्या? मेरे लिए? हाँ बेटा, अब तुम इतनी सिंपल तरह से रहती हो तो कभी कभी मुझे लगता है कि तुम अपनी उम्र से ज्यादा भारी बन रही हो। पर माँ जी, ये साइज और स्टाइल। अरे बेटा, मैं सास हूँ, कोई टेलर नहीं, पर अंदाजा आ जाता है मुझे। अच्छा। शारदा की बातों से रिया चुप तो हो जाती है, पर उसके मन में शक जाग जाता है। मुझे अब तक माजी पर जो शक था वो आना बन चुका था, लेकिन अब ये ड्रेस देखने के बाद मेरा शक फिर से जाग चुका है। क्या वाकई में माची ने ये सब मेरे लिए मंगवाए हैं या फिर खुद के लिए? फिर रात के समय मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा अमन। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। कभी सीक्रेट रूम, कभी वो नाइटी की शॉपिंग, और आज तो छोटे ड्रेस की डिलीवरी। मैं समझ सकता हूँ रिया, लेकिन मैं इतने लंबे सालों से रह रहा हूँ, इसलिए मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। और तुम कमला आंटी की बातों में पूरी तरह आ चुकी हो। हाँ अमन, वो बात तो है, एंड आई एम रियली सॉरी। लेकिन मेरे मन में बस थोड़ी बहुत चीजें चल रही थी, इसीलिए मैंने वो तुमसे शेयर कर दी। प्लीज मुझे जज मत करना। अरे नहीं बाबा, और तुम टेंशन मत लो। जैसे वो मेरी माँ है, वैसे ही तुम भी मेरी बीवी हो। मुझे तुम्हारी बातों से कुछ भी बुरा नहीं लगा। ह्यूमन नेचर है, तो डाउट वगैरह आएंगे ही ना। लेकिन बस इतना ध्यान में रखो कि तुम्हें लोगों की बातों में आकर अपनों पर शक नहीं करना है, क्योंकि तुम लोगों के साथ नहीं रहती, अपनों के साथ रहती हो। हाँ अमन, सही कह रहे हो तुम। दिन गुजरते जाते हैं और शारदा कबीर के साथ रिलेशनशिप में रहकर बहुत ज्यादा खुश होती है। ऐसे ही एक रोज जब कबीर का जन्मदिन होता है, तभी शारदा उसके लिए एक बड़े से रिसोर्ट में प्राइवेट सेलिब्रेशन रखती है और वो उसे ढेरों महंगे तोहफे भी देती है। वाओ बेबी, कितनी सुंदर तरीके से सजाया है ये सब। थैंक्स कबीर। ये तो सारे ब्रांडेड तोहफे हैं, लेकिन ये सब तुमने मुझे क्यों दिए? मैंने तो तुम्हें हमेशा से कहा है ना कि मुझे ये महंगे तोहफे मत दिया करो। ये सब देकर तुम मुझे हमेशा स्पॉइल करती रहती हो। हाँ तो हो जाओ ना, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो जान। तो तुम्हारे लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? उतने में शारदा का फोन बजता है। ओ नो, घर से फोन आ रहा है, और ये फोन तो रिया का है। तो उठाओ ना, और जो बताना है बता दो, वरना खामोखा वो परेशान हो जाएगी। हाँ, हाँ बोलो ना रिया बेटा। तो माँ जी, कैसी चल रही है आपकी धार्मिक यात्रा? कहाँ तक पहुंचे आप लोग? बस बेटा, अभी थोड़ी ही देर में मैं आश्रम पहुंच जाऊंगी। फिर वहां पर 2 दिनों तक रहूंगी, वो भी बिना फोन के। ठीक है माँ जी, ध्यान रखना अपना। मिस यू। मिस यू टू बेटा। तुम भी अपना और अमन का ध्यान रखना, और मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ यहाँ मेरी बाकी की सहेलियां भी हैं, तो वो मेरा ख्याल रख सकती है। ठीक है माँ जी। ये भगवान, मुझे माफ करना। एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ऐसी जिंदगी है ये। काश में खुली सांस लेकर, बिना किसी डर या झिझक के तुम्हारे साथ दुनिया के सामने घूम फिर पाती। कोई बात नहीं बेबी, इस दुनिया का क्या करना है? हम अपनी दुनिया में खुश तो रहते हैं ना, तो वही काफी है। अब चलो केक कट करते हैं। फिर शारदा और कबीर दोनों मिलकर केक कट करते हैं, जिसके बाद
2 दिनों तक वो उसके साथ अच्छा समय बिताती है। फिर बाद में जब शारदा अपने घर आ जाती है, तभी उसकी बैग में गलती से कबीर का शर्ट आ चुका होता है और उसे रिया देख लेती है। ये देखिए माँ जी, मैं आपकी बैग से कपड़े निकाल रही थी और मुझे ये शर्ट मिल गया। लेकिन ये शर्ट तो एक लड़के का है। अरे, ये शर्ट मेरी बैग में कैसे आ गया? यही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ माँ जी। उस आश्रम में तो आप और आपकी सहेलियां गई थी ना? हाँ बेटा, शायद से किसी और का शर्ट मेरे बैग में आ गया। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है माँ जी? वो तो मुझे भी नहीं पता बेटा। हमारे बगल के कमरे में 3 लड़के थे। शायद ये उन तीनों में से ही किसी एक का शर्ट हो। लेकिन माँ जी, उनके कमरे से ये शर्ट आपके पास कैसे आ गया? वो भी आपके बैग में? क्योंकि सबने एक ही जगह पर कपड़े सुखाए थे, तो शायद अपने कपड़ों के साथ साथ मैंने उनके कपड़ों में से ये शर्ट भी ले लिया और बिना देखे हड़बड़ी में इसे अपने बैग में पैक कर दिया। मैं भी ना, पता नहीं क्या कर देती हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, हो जाता है कभी कभी। वैसे आप कौन से आश्रम में गई थी? मैंने तो आपको नाम भी नहीं पूछा वहां का। मनमोहन गांधी आश्रम। अच्छा। फिर बाद में जब रिया उस आश्रम के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है, तभी ये क्या, ये आश्रम तो पिछले 3 सालों से बंद है। फिर माँ जी ने अमन और मुझसे झूठ क्यों कहा? आखिरकार माँ जी के बैग में वो शर्ट किसका था? और अगर ये आश्रम बंद हो चुका है, तो फिर माँ जी कहाँ पर गई थी? वो भी पूरे 2 दिनों के लिए। फिर ऐसे ही एक दिन जब घर पर कोई नहीं होता, तभी रिया मौके का फायदा उठाते हुए उस बंद कमरे के पास जाती है। मुझे माफ करना भगवान जी, लेकिन अब मेरे मन में हजारों सवाल हैं अपनी सास के अस्तित्व को लेकर। दिल कहता है कि माँ जी सच्ची है, लेकिन दिमाग कहता है कि वह झूठ बोल रही है। इसलिए आज मुझे इस बंद कमरे को खोलना ही होगा। मैं जानती हूँ कि ये सरासर गलत है, लेकिन आज मुझे सच पता चल जाएगा कि क्या ये कमरा सच में माँ जी का पूजा कक्ष है या फिर कुछ और है। इसलिए मैंने ये चाबी बनाई है जो इस ताले को सूट होती है। फिर रिया उस कमरे को खोलती है और अंदर जाते ही जो वो देखती है, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस कमरे में कबीर के साथ शारदा के फोटोज होते हैं, जो ये साफ साफ दर्शाती है कि शारदा का अफेयर चल रहा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि माँ जी का ये रूप भी हो सकता है। रिया फौरन अमन को बुलाती है और वो भी ये सब देखकर हैरान रह जाता है। फिर बाद में जब घर पर शारदा आती है, तब सच्चाई जानकर वो बहुत शर्मिंदा हो जाती है। ये सब क्या है माँ जी? आपने हमसे इतना सब क्यों छुपाया? हाँ माँ, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो मैं और क्या करती बेटा? तेरे पापा के जाने के बाद मैंने किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। लेकिन जैसे जैसे उम्र गुजरती गई, मुझे अकेलापन खाता गया और इन सब में मैं कबीर से मिली, जिसने मुझे जीना सिखाया, दूसरों से पहले खुद की खुशी को महत्व देना सिखाया। और इसीलिए मैंने ये सब किया। पिछले 2 सालों से मैं कबीर के साथ हूँ और इस रिश्ते में हम दोनों बहुत खुश हैं। उसका तो इस दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नहीं है। क्या? हाँ बेटा, कमला सच बोल रही थी। वो सैटिन की नाइटी मैंने ही खरीदी थी। और हाँ, उसने मुझे और कबीर को गाड़ी पर साथ में देखा था। वो पार्सल भी मैंने अपने लिए ही मंगवाया था और डिलीवरी बॉय से मैंने वो शाम में लाने के लिए कहा था, जब घर पर कोई ना हो। पर उस कमबख्त ने वक्त से पहले ही उसे ला दिया, जब घर पर तुम थी। और उस रात में मैं समझ चुकी थी कि तुम्हें मुझ पर शक होने लगा है। इसलिए मैंने थाली लेकर आने का नाटक किया, ताकि तुम्हारा शक बंद हो जाए। एक रोज तो अमन जिस नाइट क्लब में था, उसी रात मैं भी थी वहां पर। जैसे तैसे इसकी नजर से बचकर बाहर से निकली मैं। मुझे माफ कर दो बच्चों। मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि अपनी माँ को इस तरह देखकर तुम दोनों को बहुत शर्म आ रही होगी।
लेकिन मैं बेशर्म बिल्कुल नहीं हूँ। मेरी भी जिंदगी है, मेरी भी ख्वाहिशें हैं। पति जाने के बाद और एक उम्र होने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती। और अपने लिए कब जीऊं मैं? शारदा की ये बातें सुनकर अमन और रिया को बहुत बुरा लगता है और वो दोनों उससे माफी मांगकर उसे स्वीकार लेते हैं। हाँ माँ, आपको जैसे जीना है आप वैसे जी सकती हो। हम आपको रोकने वाले कोई नहीं। लव यू माँ। हाँ माँ जी, वी लव यू। शुक्रिया बच्चों, ये कहकर तुमने मेरे मन से बहुत बड़ा बोझ हल्का किया है। और इस तरह अंत में वो सब साथ में खुशी से रहते हैं। गांव के एक किनारे एक छोटी सी झोपड़ी होती है। मिट्टी की दीवारें, एक पुराना चूल्हा, एक चारपाई और एक कुर्सी, इस घर की सारी दौलत होती है। रामलाल एक गरीब और ईमानदार किसान अपनी बेटी गंगा के साथ यहीं पर रहता है। गरीबी के बावजूद दोनों बड़ी ही खुशी से रहते हैं। गंगा बेटी, सुबह उठकर पढ़ाई कर लिया कर। अगर दिन की शुरुआत पढ़ाई से करेगी तो तेरा दिन रोशन हो जाएगा। उठ गई थी मैं बाबूजी, कविता लिख रही थी। टीचर बनने का सपना गलत तो नहीं है ना? मुझे लगता है कि मैं अगर टीचर बन गई तो गांव के बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी। अरे पागल है क्या? ये तो सबसे सुंदर सपना है। लेकिन याद रख, सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते। सपनों को सच करने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, वो भी पूरे दिल और ईमान से। बिल्कुल करूंगी बाबूजी। गंगा के चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और गांव का मुंशी अंदर आता है। राम राम रामलाल, ठाकुर साहब का हुक्म है। ये कागज तुम देख लो। ठाकुर साहब तुम्हारी जमीन लेना चाहते हैं और बदले में तुम्हें ढेर सारा पैसा मिलेगा। लेकिन हम हमारी जमीन क्यों देंगे भला? बाबूजी की सारी मेहनत उसी मिट्टी में लगी है। और आप लोग समझते क्यों नहीं कि गरीब के लिए जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती, उसकी रोजी रोटी और उसका जीवन भी होता है। बिल्कुल सही कह रही है मेरी बेटी। मुंशी जी, जाकर ठाकुर से कह देना कि ये जमीन बिकाऊ नहीं है। लेकिन ठाकुर साहब तो नाराज हो जाएंगे। रामलाल, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? जरा समझो बात को। नाराज होते हैं तो होने दो। ये जमीन मेरी बेटी की विरासत है, तो मैं इसे पैसों के लिए नहीं बेच सकता। क्षमा चाहता हूँ, पर यह मुझसे नहीं हो पाएगा। मुंशी घबराकर वहां से चला जाता है और उसकी चाल में एक बेचैनी होती है, जैसे वो अपने अंदर एक बड़ा राज दबाकर चल रहा हो। हवेली में ठाकुर वीर सिंह होता है और मुंशी उसके सामने जमीन के कागज की बात रखता है। क्या कहा उसने? उसने मना कर दिया। कहते हैं कि जमीन बिकाऊ नहीं है। अरे वो तो एक छोटा सा किसान है, तो उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात को ठुकराने की? वो बहुत जिद्दी है। कहता है अपनी बेटी के लिए लड़ रहा है। वो जमीन उनकी बेटी की विरासत है, उसका जीवन है। और ना जाने क्या क्या बातें कर रहे थे वो दोनों बाप बेटी। बेटी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। समझ गया ना मुंशी? उस रामलाल को दिखाना होगा कि वीर सिंह की मर्जी के खिलाफ जाना क्या होता है। अब तो तू देख रामलाल कि तेरे साथ क्या होता है। फिर रात के समय रामलाल काफी चिंतित होकर बैठा होता है। तभी उसके पास गंगा जाती है। बाबूजी, आप इतने परेशान क्यों हो? आपने हमेशा मुझे सिखाया है कि सत्य से कभी नहीं डरना चाहिए। लेकिन जब से वो मुंशी आकर गया है, तब से आप इतनी चिंता में क्यों बैठे हो? हाँ बेटा, सच के साथ रहना बहुत जरूरी होता है, लेकिन सच को जीतना हमेशा आसान नहीं होता। कुछ लोगों के पास पैसा और ताकत दोनों होती है और वो अपना फैसला सब पर थोप देते हैं। बस इसी बात को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। और कुछ भी नहीं मेरी लाडो। मैं आपका साथ दूंगी। आपने जमीन बचाई और मैं आपका सपना बचाऊंगी। आप हमेशा कहते थे, इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी बाबूजी। हवेली के आंगन में ठाकुर अपने दोस्त पहलवान के साथ बैठा होता है। रामलाल को समझाने का वक्त खत्म हो गया, तो अब क्या करना है? सीधा खात्मा करना है उसका। उसकी रूह तोड़नी होगी। उस पर इतना दबाव डालेंगे कि वह खुद अपने बोझ के नीचे गिर जाएगा। और ठाकुर साहब, डर का बोझ तो तलवार से भी बड़ा होता है।
मैं आपकी बात समझ गया। दिन पर दिन बीतते जाते हैं और रामलाल पर ठाकुर का दबाव बढ़ता ही जाता है। कभी कर्जा वसूली के नाम पर धमकी मिलती है, तो कभी उस पर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं। कभी रात के सन्नाटे में उसकी झोपड़ी के आसपास अजीब आवाजें आती हैं। हर गुजरते दिन के साथ उसका हौसला कमजोर पड़ने लगता है। फिर एक शाम घर के अंदर रामलाल का दोस्त शंभू आता है और वो काफी चिंता में होता है। रामलाल भाई, ठाकुर से टकराना आसान नहीं है। मैंने सुना है कि वो तुम्हें बर्बाद कर देगा और मैं यही चाहता हूँ कि तुम सुरक्षित रहो। देखो रामलाल, तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। अरे तुम्हारी एक जवान बेटी है। देख शंभू, मैं अपनी बेटी के सपनों के लिए जीता हूँ। अगर जमीन छोड़ दी तो कुछ भी नहीं रहेगा और मैं हार मानकर गंगा के सपने नहीं तोड़ सकता। मेरी हिम्मत में ही मेरी बिटिया गंगा की हिम्मत है और हम हारेंगे ही क्यों? बाबूजी का सपना मेरा सपना है और मैं इस मिट्टी की खुशबू को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। इसलिए आप चिंता मत कीजिए शंभू काका। देखना आप, सब कुछ अच्छा ही होगा। बस दुआ करता हूँ कि तुम दोनों सुरक्षित रहो। कभी कभार डर लगता है कि ठाकुर अपना गुस्सा ना निकाल दे। फिर एक रात वो अपनी चारपाई पर बेजान गिर जाता है और उसे देखकर गंगा चीख पड़ती है। बाबूजी, आंखें खोलो बाबूजी, मुझे अकेला मत छोड़िए, प्लीज उठिए ना बाबूजी, बाबूजी। देखते ही देखते गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस बुलाई जाती है। थोड़ी देर में रिपोर्ट बन जाती है, नेचुरल डेथ एंड हार्ट अटैक, और वो फाइल बंद कर दी जाती है। लेकिन गंगा का दिल नहीं मानता। उसकी आंखों में सवाल बढ़ते जाते हैं। आखिर बाबूजी अपनी हिम्मत कैसे हार गए? ऐसा क्या हुआ जो वो इतना टूट गए और मुझे इस निर्दयी दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए? नहीं नहीं, मेरा तो दिल ही नहीं मान रहा। कुछ तो बात है। ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। गंगा सुबह का काम खुद करती है, फिर जल्दी से किताब लेकर कॉलेज की तरफ निकलती है। उसके चेहरे पर थकान और दुख होता है, पर साथ ही एक जिद भी होती है। फिर कॉलेज में, बहुत खूब गंगा, तुमने असाइनमेंट एकदम अच्छे से लिखा है। देखना तुम्हारी यही मेहनत तुम्हें आगे जरूर लेकर जाएगी। शुक्रिया सर, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि पढ़ाई से ही इंसान का जीवन बदल सकता है। तुम्हारे अंदर जो हिम्मत है वही तुम्हारी ताकत है। बस उसे संभालो। माना कि ये घड़ी मुश्किलों से भरी हुई है, लेकिन तुम्हें अपने बाबूजी के लिए अपने सपनों को साकार करना होगा। जी सर। फिर क्लास के बाद गंगा अपने बैग में कुछ पुरानी किताबें डालकर गांव के एक घर में चली जाती हैं। वहां पर 3 छोटे बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। गंगा उन्हें पढ़ाती है और बदले में उनसे कोई पैसे भी नहीं लेती। दीदी दीदी, आप हमेशा मुस्कुराती हो, क्या आप कभी दुखी नहीं होती? मुस्कान ही तो दुख को हराती है चुटकी। तुम पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दो, जिसके सहारे तुम अपने माँ बाप का सहारा बनोगे। क्यों, बनोगे ना? हाँ दीदी, बहुत खूब बेटा। ये देखो, मैंने तुम सबके लिए ये इमरती लाई है। ये लो। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और गंगा उनके साथ पूरा दिन बिताती है और रात को अपने घर लौटकर वो खुद की पढ़ाई करती है। फिर गांव के एक छोटे लाइब्रेरी हॉल में एक नया चेहरा दिखाई देता है, जिसका नाम रवि होता है और वो शहर का जर्नलिस्ट होता है। वहीं पर गंगा अकेले बैठकर किताब पढ़ रही होती है। तुम गंगा ही हो ना, वो रामलाल की बेटी? जी, लेकिन आप कौन? मैं रवि, जर्नलिस्ट हूँ। मैं शहर से आया हूँ। तुम्हारे बाबूजी के बारे में सुना मैंने, बहुत दुख हुआ जानकर। सभी लोग यही कह रहे हैं कि उनकी मौत नेचुरल थी, पर मेरे दिल को चैन ही नहीं मिल रहा, जैसे उन्हें जानबूझकर तोड़ दिया गया हो। मैं आज भी हर पल रोती रहती हूँ। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं समझ सकता हूँ, और तुमने सही सोचा है। कई बार मौत तलवार से नहीं, बल्कि दबाव से होती है। इसलिए मुझे तुम्हारी कहानी सुननी है। कहानी सुनने से क्या होगा? गांव वाले तो सब डरते हैं।
कोई सच कहने के लिए तैयार ही नहीं है और इसीलिए मैं अकेली पड़ गई हूँ। अकेली? नहीं नहीं, तुम्हारे पास तो सच है और सच के साथ तो मैं भी हूँ। गंगा के हौसले से रवि प्रभावित हो जाता है और गंगा भी रवि के सहारे हिम्मत महसूस करती है। फिर अगली शाम गंगा से मिलने शंभू आता है। गंगा बेटी, अब तू अकेली है तो इसीलिए तुझे समझना होगा कि ठाकुर से टकराना मुश्किल है और सच को छुपाना भी जुर्म है। तो आप सच जानते हो, है ना? मैं सब जानता हूँ बेटी, पर डर मुझे चुप करा देता है। रामलाल भाई मेरा दोस्त था और उसने अपनी सारी जमीन तेरे नाम की थी। क्या? बाबूजी ने वो जमीन मेरे नाम की थी? हाँ बेटी, पर वसीयत के कागजात ठाकुर ने छुपा दिए हैं और मुंशी भी इस बात में शामिल है। मुझे वो कागज किसी भी कीमत पर चाहिए, क्योंकि वो जमीन मेरे बाबूजी का सपना है। देख बेटा, मुझे जितना पता था मैंने सब बता दिया तुझे, और अब मैं तुझे आशीर्वाद के सिवा और कुछ भी नहीं दे सकता। डरा हुआ शंभू इतना कहकर वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन रवि और गंगा फिर से लाइब्रेरी में मिलते हैं। क्या बात है गंगा, तुम्हारी आंखों में आज नया दर्द दिख रहा है। मुझे सच का एक और टुकड़ा मिल गया है। बाबूजी ने जमीन मेरे नाम की थी, पर वो कागज कहीं छुपाया गया है। तो अब हमें सिर्फ उस कागज तक पहुंचना है। हाँ रवि, सही कहा तुमने। लेकिन ध्यान रहे गंगा, ये सिर्फ कागज नहीं, ठाकुर की हार और तुम्हारी जीत का सबूत होगा। तुम्हें जी जान लगानी होगी अब, और इस संघर्ष की लड़ाई में जीत तुम्हारी ही होनी चाहिए। हाँ रवि, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी। अब मुझे अपने सपने और मेरे बाबूजी दोनों के लिए लड़ना होगा। गंगा के अंदर एक नई आग चलती है और वो अब सिर्फ रामलाल की बेटी नहीं, अपने अस्तित्व के लिए भी लड़ने वाली एक नई शक्ति बन जाती है। दिन भर की थकान के बाद रात के समय वो घर में पढ़ाई कर रही होती है। उसके सामने किताबें खुली होती हैं, पर उसका ध्यान बार बार बिछड़ गए बाबूजी की तस्वीर पर जाता है। अब तो मेरा सिर्फ इकलौता मकसद है कि मैं आपके सपने को पूरा करूं। मुझे पता है कि आप मेरे साथ ही हो। इस हवा में, इस सन्नाटे में, किसी न किसी रूप में आप मेरी सदैव रक्षा ही कर रहे हो। इसलिए मैं हिम्मत बिल्कुल नहीं हारूंगी। उसी वक्त घर के बाहर कदमों की आहट सुनाई देती है और डर के मारे गंगा दरवाजा बंद कर देती है। अकेला रहना बहुत मुश्किल है। जब बाबूजी थे तो मुझे किसी बात का डर ही नहीं लगता था। उनके होने से मैं हिफाजत थी, सुरक्षित थी। फिर अगले दिन कॉलेज में गंगा लेक्चर के बाद अपने प्रोफेसर से मिलती है। देखिए ना सर, कभी कभी तो लगता है कि जिंदगी मुझे झुकने पर मजबूर कर देगी, पर मैं झुकना नहीं चाहती सर। जो सपना तुम देख रही हो उसके पीछे तुम्हारी एक मजबूत वजह है, और अगर वजह मजबूत हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। इसलिए तुम चिंता मत करो गंगा, सब ठीक हो जाएगा। प्रोफेसर की बातें सुनकर गंगा का हौसला और बढ़ जाता है। फिर शाम के समय गंगा फिर से उन बच्चों को पढ़ाने जाती है। तभी एक माँ उसे कुछ पैसे देती है। गंगा बेटी, तुम हमारे बच्चों को इतने प्यार से पढ़ाती हो, इन छोटे से पैसों का तो कोई मोल नहीं, पर तुम्हारे जज्बे का मोल हम कभी नहीं चुका सकते। बस इतना ही कीजिए कि इन्हें पढ़ने से कभी मत रोकिए, क्योंकि यही बच्चे कल को बदलेंगे और यही आपकी हिफाजत भी करेंगे। सही कह रही हो बेटी, तुम्हें देखकर औरों को भी हिम्मत मिलती है। इतनी कठिनाई के बाद भी तुम अपनी पढ़ाई कर रही हो, अकेले के दम पर दो पैसे कमाकर खुद का गुजर बसर कर रही हो, और ये किसी मिसाल से कम नहीं। शुक्रिया काकी, अब मैं चलती हूँ, कल फिर आऊंगी। फिर उस रात रवि उसे लाइब्रेरी में मिलता है। मैंने सभी गांव वालों से बात कर ली है गंगा, लेकिन वो लोग तो रामलाल जी के बारे में कहने से डर रहे हैं। सभी चुप है, जैसे डर ने उनकी जुबान ही काट दी हो। गांव वाले हमारी मदद कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें बस अपनी सुरक्षा दिख रही है। मेरे बाबूजी ने इस गांव में ना जाने कितने लोगों की मदद की है, लेकिन आज जब उनके जाने के बाद सबको उनके इंसाफ के लिए खड़ा होना चाहिए, तो वो सभी लोग मुंह बंद करके बैठे हैं।
लोग तो ऐसे ही होते हैं गंगा, इसीलिए तुम्हें मोटी चमड़ी रखकर जीना होगा। जानती हूँ रवि, पर अब तो हमें हमारा रास्ता खुद बनाना होगा। एक कागज के पीछे पूरा सच छुपा हुआ है और उस कागज तक पहुंचने के लिए हमें किसी एक इंसान को तोड़ना होगा। लेकिन कौन है वो इंसान? तुम किसकी बात कर रहे हो? मुंशी को। क्या? हाँ गंगा, उसने ठाकुर का साथ दिया है, पर दिल के अंदर शायद अभी भी सच छुपा हुआ है उसके। वो अपनी होशियारी केवल ठाकुर के सामने ही दिखा सकता है और किसी के सामने नहीं। अकेले में वो सच उगल ही देगा। अगर मुंशी ही सच जानता है तो मुझे उसके सामने जाना ही होगा। और इन सब में शंभू काका भी हमारा साथ देंगे। वो जानते ही मुंशी काका का पता, और मैं उनसे कह दूंगी कि वो भी वहां पर मौजूद रहें। अगर हम तीनों वहां पर रहेंगे तो किसी बात की चिंता नहीं होगी। एकता में ही बल होता है, और हमारे बल को देखकर मुंशी काका को सच उगलना ही पड़ेगा। फिर अगली शाम गंगा मुंशी से मिलने जाती है और रवि सब कुछ दूर से ही देख रहा होता है। देखिए मुंशी जी, मेरे बाबूजी ने मुझे अपने सपने के साथ जमीन भी दी थी, और ये बात अच्छे से जानते हो आप। तो बताइए, वो वसीयत कहाँ पर है? मुंशी डर के मारे चुप ही रहता है। देखिए मुंशी जी, चुप रहना भी जुर्म है। आपने ठाकुर का साथ दिया है और मेरे बाबूजी की आखिरी निशानी मुझसे छुपाई है। लेकिन अब बस, आज आपको सच बोलना ही होगा। मुंशी का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो कांपने लगता है। मैं सब बता दूंगा। लेकिन लेकिन क्या मुंशी जी? तभी दरवाजा धीरे से खुलने लगता है और उनकी नजर दरवाजे की तरफ जाती है। वहां पर शंभू आया होता है और उसके हाथ में एक पुराना कागज होता है। माफ कीजिए जो मैं देर से आया। यही कागजात है ना वसीयत के? मैंने इस मुंशी के पास से चुपके से बरामद किए हैं, और इसे तो इस बात की खबर तक नहीं। बेवकूफ कहीं का। हाँ, यही तो है बाबूजी की वसीयत। यही तो वो प्रूफ है। और अगर ये सामने आ गया तो ठाकुर का घमंड और दबाव सबके सामने एक्सपोज हो जाएगा। अब तो सच बोलिए मुंशी जी, आपने ये कागज क्यों छुपाए? मुझे ठाकुर ने धमकाया और मैं डर के मारे चुप रह गया, कुछ भी बोल नहीं सका। पर अब डर का वक्त खत्म हो गया है और सच सबके सामने आ गया है। ठीक उसी वक्त ठाकुर वीर सिंह आता है और एकदम गुस्सेल नजरों से वो सबको देखता है। मुंशी, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? ठाकुर साहब, ये कागज मेरे बाबूजी के हैं और वसीयत के मुताबिक वो जमीन मेरे नाम पर है। अब आपका खेल खत्म हो चुका है और अब आपका असली चेहरा हम सभी गांव वालों के सामने बेनकाब करेंगे कि कैसे आपके दबाव में आकर मेरे बाबूजी तनाव के कारण इस दुनिया से चले गए। अरे चुप बैठो, तुम लोग अपनी औकात भूल रहे हो शायद। पता है ना मैं कौन हूँ? ठाकुर वीर सिंह नाम है मेरा, और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। समझे कि नहीं? अब आपका ये घमंड और दबाव हम पर नहीं चलने वाला। आज सच और हिम्मत के साथ हम सब आपके सामने खड़े हैं और अब की बार हम आपको हरा कर ही रहेंगे। समझे आप? अरे तुम कैसे साबित करोगी कि तुम्हारे बुढ़े बाप की मौत मेरे कारण हुई है? ये कागज तो बस खोखले हैं, ये कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगे। अरे तुम जैसे गरीबों को हार के सिवा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। लिख कर ले लो मेरी ये बात। हमारे पास हर एक चीज का सबूत है ठाकुर साहब। आपके दबाव और धमकी से ही मेरे बाबूजी की मौत हुई है। आपके कारण ही उन्हें मानसिक तनाव आया, और वो कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। अरे चुप बैठो, तुम कुछ नहीं कर सकती। कर सकती हूँ मैं, और अब आपका रास्ता बंद हो गया है और बाबूजी की जमीन अब मेरे नाम हो गई है। सच हमारे सामने है और अब हमें कोई नहीं रोक सकता। चलो गंगा, यही वक्त है, सारे गांव वालों के सामने सच्चाई लेकर आते हैं। हाँ रवि, चलो। गंगा और रवि बातों में व्यस्त होते हैं। उतने में चालाकी से ठाकुर वो कागजात लेकर रफू चक्कर हो जाता है और कोई भी उसे रोक नहीं पाता। अब तो सच और इंसाफ के लिए हमारी लड़ाई और मुश्किल हो गई है। इतनी कठिनाई के बाद वो कागज हमारे हाथ आए थे,
और उनके जरिए ठाकुर का पर्दाफाश होना था। लेकिन हम लोग तो बातों में उलझे रह गए और उस हैवान ने चालाकी से वो कागज छीन लिए मुझसे। चाहे कुछ भी हो जाए गंगा, हमें हार नहीं माननी है। माना कि ठाकुर के पास वो कागज है, पर हमारे पास शक्ति और हिम्मत है, और एक लड़ाई के लिए इनसे बड़े औजार और कुछ भी नहीं हो सकते। मैं डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं आप सबके साथ हूँ और मुझे माफ कर देना। मुझे तो ये सब पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ और तुम दोनों का साथ भी देना चाहता हूँ। इस इंसाफ की लड़ाई में तुम्हारी जीत होकर ही रहेगी गंगा। हम इसमें जी जान लगा देंगे। शुक्रिया मुंशी जी, अच्छा लगा जानकर कि आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। लेकिन अब हमें ठाकुर से वो कागज किसी भी हाल में वापस लेने ही होंगे। फिर रवि अपनी किताब में कुछ लिखने लगता है। ट्विस्ट, ठाकुर ने कागज ले लिया और अगला स्टेप विटनेस प्रिपेयर करना और ठाकुर का प्लान ऑब्जर्व करना। अब हमें अपना नेक्स्ट प्लान सोचना होगा रवि। हाँ गंगा, अब तो ठाकुर को पता चल गया है कि हम लोग दिन रात बस उस कागज के ही पीछे पड़े हैं, और वो एक कागज ठाकुर को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। इसलिए वो उसे छुपाने के लिए बहुत मेहनत करेगा, लेकिन हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। हाँ रवि, सही कहा तुमने। फिर अगले दिन, तुम्हें पता ही रवि, ठाकुर ने वो कागज किसी खुफिया जगह पर छुपा दिए हैं, और अगर हम लेट हो गए तो सच हमसे दूर हो जाएगा। स्टेप 1, हवेली के अंदर से पोटेंशियल हाइडिंग स्पॉट आइडेंटिफाई करना। स्टेप 2, मुंशी को सीक्रेटली कन्विंस करना। स्टेप 3, विटनेसेस प्रिपेयर करना। डन। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि हमारे ये इन्वेस्टिगेशन प्लान काम करेगा? अगर हम असफल हो गए तो क्या होगा? नहीं गंगा, हम असफल नहीं होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्लान जरूर काम करेगा। बस तुम अच्छा विचार करो। यूं निगेटिव बातें करोगी तो सब वैसा ही होगा। हम जो कुछ भी बोलते हैं वही यूनिवर्स मैनिफेस्ट करता है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, ताकि वो मैनिफेस्ट होकर सच्चाई में बदले। ठीक है रवि, इस प्लान से हमारी जीत ही होगी, होकर ही रहेगी गंगा। फिर वो लोग मुंशी को अपने प्लान का हिस्सा बनाते हैं। मैं पहले चुप हो गया था, पर अब मैं सच के लिए खड़ा हूँ, और अब तो हमें ठाकुर का हर एक कदम देखना है और उसे अच्छे से परखना है। परफेक्ट मुंशी जी, अब आप ही हमें वसीयत के कागज तक लेकर जाओगे। मैं आपको सारा प्लान बता देता हूँ, लेकिन आप अपना काम अच्छे से करना। अगर आप डगमगा गए तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं रवि, कोई गड़बड़ नहीं होगी, भरोसा रखो मुझ पर। गंगा और रवि हवेली के छोटे कमरे से एंट्री करते हैं। वही ठाकुर गुस्से में कागज लेकर बैठा होता है। मुंशी, तुम मेरे पीछे क्या कर रहे हो? ठाकुर साहब, मैं तो आपके ही साथ हूँ, मुझे माफ कर दो। ना जाने किस तरह से उस शंभू ने वो कागज बरामद कर लिए और उस रवि और गंगा को बता दिया, और फिर उन्होंने मुझे पकड़कर मुझसे सच उगलवा लिया। लेकिन अब मुझसे ये भूल दोबारा बिल्कुल नहीं होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ ठाकुर साहब, मैं आपका मुंशी पहले भी था और आगे भी रहूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब बस ध्यान रहे, ये कागज मुझे हर तरह से बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए इन्हें उन दोनों के हाथ लगने मत देना। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, इनकी हिफाजत करते रहना, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये कोई बेशकीमती हीरा हो। समझ गया ठाकुर साहब। गंगा और रवि हवेली में ही चुप कर उन दोनों की ये सारी बातें सुन लेते हैं। देखा रवि, मुंशी जी ने ठाकुर के सामने वफादार होने की एक्टिंग करना शुरू कर दिया है। अब तो वो बस ऐसे ही एक्टिंग करते रहे और उस कागज को लेकर हम तक पहुंचे। हाँ गंगा, हमें पेशेंस रखने होंगे और तभी जाकर सब हो पाएगा। इसे अचानक से सब कुछ भी नहीं होगा। एक कागज ही तो है वो, लेकिन फिर भी उसे पाना इतना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। जीवन भी कैसी अजीब पहेली है, किन किन मोड़ों से रूबरू करवाती है हमें। फिर ठाकुर कागज को एक खुफिया दीवार के ड्रॉवर में रखता है और वो उसे लॉक कर देता है।
अब तो ये कागज मेरे पास ही है और वो दोनों इस तक जाकर भी नहीं पहुंच पाएंगे। मुंशी ठाकुर को चुपके से देख लेता है और इशारों से ही रवि और गंगा को वो सिग्नल कर देता है। हमें हर कदम ध्यान से रखना होगा गंगा, क्योंकि अगर ठाकुर को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। वही दूसरी तरफ, क्या बात है मुंशी, तुम्हारे हाव भाव देखकर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? और तुम्हारा व्यवहार इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? छुपाने के लिए कुछ होगा तब छुपाऊंगा ना साहब। और अब फिक्र मत कीजिए, जैसे आप समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि वैसा ही हो जैसा कि तुम बोल रहे हो। फिर बाद में जब दोपहर के समय ठाकुर सो जाता है, तभी मुंशी मौके का फायदा उठाते हुए ड्रॉवर में से उन कागजात को ले लेता है। चलो, आखिरकार वो मिल ही गया जिसके लिए इतनी भागदौड़ करनी पड़ रही थी। जय हो ऊपर वाले की। तभी पीछे से ठाकुर आता है। अच्छा, तो ये बात है। मुझे लगा ही था कि तू उन दोनों के साथ मिला हुआ है और वसीयत के कागजों को पाने के लिए तू यहाँ पर आया है। वो आप तो सो रहे थे ना साहब, फिर अचानक से कैसे उठ गए आप? मैं तो बस सोने का नाटक कर रहा था, क्योंकि मुझे तुम पर शक हो गया था कि मेरे सोने के बाद तुम यहाँ पर जरूर आओगे, और अब तो तुम बिल्कुल नहीं बचोगे। इधर लाओ वो कागज। ठाकुर मुंशी पर हमला करता है और वो उसके हाथों से वो कागज लेने ही वाला होता है कि उतने में वहां पर रवि और गंगा आते हैं और वो ठाकुर को धक्का देकर उसे गिरा देते हैं। अरे नहीं, मेरा पैर मर गया रे। तुझे क्या लगा ठाकुर, प्लान्स बनाने में सिर्फ तूने ही पीएचडी करके रखी है क्या? अरे ये तेरी गलतफहमी है। गंगा बिटिया, ये कागज तुम यहाँ से लेकर जाओ और मैं इस लंगड़े ठाकुर को वहां लेकर पहुंचता हूँ, और तभी जाकर सभी गांव वाले इसका तमाशा देखेंगे। हाँ मुंशी जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गांव की पंचायत बुलाई जाती है और गंगा वहां पर हाथ में कागज लेकर खड़ी होती है। मैं आज सबके सामने सच रख रही हूँ कि बाऊजी ने जमीन मेरे नाम की थी और उनका सपना था कि हमारे गांव के बच्चे बिना किसी डर के पढ़ सके। आओ गांव वालों, यही सच्चाई है और इस बात का मैं गवाह हूँ। ठाकुर ने ये कागज छुपाया था और मुझे धमकाया भी था, पर आज सच्चाई और इंसाफ के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ठाकुर गुस्से से पूरी तरह लाल पड़ जाता है। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। गांव वालों, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। ठाकुर साहब, सच के सामने घमंड और ताकत काम नहीं आती, और अब तो तुम्हारा खेल वाकई में खत्म हो चुका है। फिर गंगा वो कागज सबको दिखाती है और गांव वाले भी धीरे धीरे सारी सच्चाई समझ जाते हैं और ठाकुर का दबाव खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। बाऊजी, आज आपका सपना पूरा हुआ है और अब तो मैं इस गांव की जमीन पर स्कूल खोलूंगी ताकि गांव के बच्चे बिना किसी डर के पढ़ सके। फिर कुछ ही महीनों में गंगा अपने जोड़े हुए पैसों से उस जमीन पर एक छोटी सी स्कूल खोलती है, जिसका नाम वो रामलाल सिंह स्कूल रख देती है। आज से ये स्कूल मेरे बाबूजी की जमीन पर मेरे सपने के साथ आप सबके लिए खुला है और यहाँ पर आपको कोई डर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई होगी और आप सबके सपने पूरे होंगे। फिर गंगा बच्चों को किताबें देती है और पहली क्लास शुरू हो जाती है और ये देखकर रवि को बहुत खुशी महसूस होती है। गंगा, तुमने हिम्मत और सच के साथ सब कुछ किया है। ये जमीन, ये स्कूल और ये सपने, सब कुछ तुम्हारे डेडिकेशन का ही नतीजा है। हाँ रवि, सच और इंसाफ के लिए लड़ना बहुत मुश्किल है, पर अगर हौसला और साहस हो तो हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी को भी मात दे सकते हैं। पर अगर तुम इस लड़ाई में मेरे साथ ना होते तो ना जाने मैं क्या करती। थैंक यू सो मच रवि, मेरा साथ देने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम गंगा। पर अब तुम्हारी ये साहस की कहानी मेरी न्यू स्टोरी बन जाएगी और तुम्हारा साथ देकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारा साथ देकर मैंने भी बहुत कुछ सीखा है।
ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ती रहो और खूब तरक्की करो। और तुम भी रवि, हम टच में रहेंगे सोशल मीडिया के जरिए। और अगली बार जब तुम गाँव आओगे तब मुझसे मिलकर जरूर जाना। जरूर गंगा। और तुम भी कभी कभार मुझसे मिलने शहर जरूर आना। चलो, अब मैं निकलता हूँ। बाय। टेक केयर। यू टू रवि। इस तरह अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है और गंगा अपने जीवन की नई शुरुआत करके अपने सपने साकार कर देती है।